हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज हम शुरू करने वाले हैं राजपूतों की उत्पत्ति और उसके बाद में जो राजपूत वंश जो हैं मेवाड़ के, मारवाड़ के और उनके बारे में। तो राजपूतों की उत्पत्ति हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुण्य समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे हुए राजपूत राजवंश कहलाते हैं। इन नवीन राजवंशों का महत्व इस तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास उन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ, प्रसिद्ध जो इतिहासकार था कौन था? स्मिथ था, जिसने लिखा वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी तक की समाप्ति तक समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। आगे चलते हैं। राजपूत कौन थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बात करेंगे संतान, ठीक है। जो संतान किसने बोला था, अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बोला था, ये मिलान से आते हैं। तो जो वैदिक आर्यों के संतान है वो बोला था डॉक्टर हरीशचंद्र ओझा तथा सीवी वैद्य। राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ण की संतान मानते हैं। उनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों के प्रति यज्ञ और बलि में उनका विश्वास रहा है। उनका शेड्यूल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। तो कौन है? डॉक्टर हरीशचंद्र ओझा और सीवी वैद्य। तो ध्यान रखना, वैदिक आर्यों की संतान किसने बोला है? तो हरीशचंद्र ओझा और सीवी वैद्य ने। आगे बढ़ेंगे। अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया है? तो ध्यान रखना, चंद्रप्रदायी, ठीक है। जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज द्वितीय के दरबारी विद्वान है, ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो किसमें, ध्यान रखें किसमें, पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की जो उत्पत्ति वो अग्निकुंड से बताई है, ठीक है। तो मेन यहीं तक है, उसके अपने पढ़ लेते हैं। अग्निकुंड से उत्पन्न चंद्रप्रदाय ने बताया था, ठीक है। और आबू पर्वत पर उन्होंने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। चंद्रप्रदाय के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड, ठीक है, से की गई है। अब यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हूण, युची आदि की यज्ञ यानी अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, और यह कथा इसी घटना की साहित्य प्रस्तुति है। अब बता ब्राह्मण से उत्पत्ति। तो ब्राह्मण से उत्पत्ति किसने बताया? भंडारकर ने। राणा डॉक्टर डी आर भंडारकर ने किसकी उत्पत्ति बताया? डी आर भंडारकर ने किसकी उत्पत्ति बताया? जो डी आर भंडारकर ने उन्होंने ब्राह्मण से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। घुइलू राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई गई है। राजपूतों के ब्राह्मणवंशी होने के साक्ष्य डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत की वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन सा? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह, ठीक है, अवंती सुंदर के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का कट्टे प्रमाण है। गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के पुरोहितों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंश बताया, और मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि गुलोद नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इसका यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। विदेशियों की संतान की बात करें तो जेम्स टोड, ठीक है, राजस्थान के इतिहास के लेखक जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किए। उनका मत है कि यह विदेशी जाति 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा
अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियाँ एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार वी एस स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को बताया। तो विदेशियों की संतान कर्नल जेम्स टूड, ठीक है, ब्राह्मण भंडारकर, आगे चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है वंशज। तो सबसे पहला वंशज था गुहिल वंश। पहला वंशज कौन था? गुहिल वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। तो गुहिल उदयपुर, राजमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। कौन कौन सा? उदयपुर, ध्यान रखेंगे, कई बार भूल जाते हैं। उदयपुर, राजमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में प्रचलित है। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से, ये पूछते हैं किसने नौशेखा से संबंधित समझा है, तो अबुल फजल ने। कर्नल टोड ने जो है वो इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण होने के मत का प्रतिपादित किया है। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। और गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ? सबसे गुहिल के बाद जब मेवाड़ बना तो उसका प्रतापी शासक बप्पा हुआ। ईस्वी याद रखना 566। अब आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल आया 734 में। बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक, बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल ने राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमौरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी क्या थी? नागदा। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का पुलिस मंदिर भी बनवाया। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालाबोस था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज कौन थे? श्यामल दास थे वीर विनोद के। उन्होंने बप्पा किसी राजा का नाम नहीं, अपितु किताब है। ऐसी मान्यता कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमौरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वेद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल जो फ्रांसीसी सेनापति है जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं, ठीक है। जयद्रथ सिंह की बात करते हैं तो जयद्रथ सिंह गुहिल के ही वंशज। जयद्रथ सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 में बोताला युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया जयद्रथ सिंह ने, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ, जिसके वर्णन की बात करें तो जयसिंह सूरी के जो ग्रंथ है हमीर मदमर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जयद्रथ सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जयद्रथ सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। तो ध्यान रखना, जयद्रथ सिंह कौन सा युद्ध लड़ा था? पूछते हैं, बोताला का युद्ध लड़ा था दिल्ली के गुलाम वंश सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को। रतन सिंह, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रतन सिंह की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रतन सिंह रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण उसके साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा पर चित्तौड़ की सैनिक व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते रतन सिंह व उसके सेनापति गोरान और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 1600 में लाओ के साथ जोहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतू, ग्रंथ कौन सा था? खजाइन उल फुतू ग्रंथ पूछे तो कौन सा था? ग्रंथ था खजाइन उल फतू में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन अपने पुत्र खिजर खां का चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद चित्तौड़ का नाम क्या था? ये हमारा क्वेश्चन भी आया था। तो जो चित्तौड़ के किले पर जो आक्रमण किया था ना अलाउद्दीन ने, तब उसका नाम खिजराबाद रखा था। और रतन सिंह जो था वो मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। अब बात करेंगे राणा हमीर की, ठीक है। राणा हमीर सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद मेवाड़ के सभी शासक क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक, हमीर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को विषमघाटी पंचानन भी कहा जाता है। तो विषमघाटी पंचानन इस क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो राणा हमीर को कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक भी था ये। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ये किया गया। और हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा
जो है उसके युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। महाराणा लाखा की बात करेंगे, इसमें हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी निकाल के देंगे। ठीक है, महाराणा लाखा जो मेवाड़ के शासक बने 1382 में। ठीक है, मारवाड़ के रणबल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाखा के साथ ही संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ ही शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिसे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा और चुंडा को राजस्थान का भीषण पितामह कहा जाता है। राणा लाखा के समय जावर माइंस से चांदी व शीशा, ठीक है, जावर माइंस से चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी और इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया। ठीक है, महाराणा मोकल, महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र आया मोकल, लेकिन चुंडा बना तो चुंडा बना ही, हंसाबाई का पुत्र बन गया चुंडा, उसका वैसे पहले पत्नी का पुत्र था। 1421 ईस्वी में महाराणा मोकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में भी कार्य किया, इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं। पर चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, तो वह बीमार होकर मांडू चला गया और 1433 ईस्वी में मोकल दिलवाड़ा में चाचा मेरा ने मेहपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। मोकल की चाचा मेरा ने मेहपा पवार के साथ मिलकर। ठीक है, आगे बात करेंगे महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया। किसने? महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 में। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में जो युद्ध हुआ जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, तो बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। आगे बात करेंगे 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम जो गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में तय किया गया 1456 में हुई थी, ध्यान रखना, चंपानेर की संधि, और 1437 में हुआ सारंगपुर का युद्ध। और 1456 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। और 1457-58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने का वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें सिरोही, अचलगढ़ व कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन, तो कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था, ध्यान रखना, कुंभलगढ़ का शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनाया? कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी और श्रृंगार चबरी का मंदिर बनाया। एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के मंदिर बनाने में अपनी विशालता वह अद्भुत है। तो कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी या श्रृंगार चबरी का मंदिर, कुंभा एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर का मंदिर बनवाया। कुंभा एक विद्वान है, विद्यानुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग माथम में शिकायत होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूर प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की रचना पूछे तो कवि अत्रि और महेश ने की है। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों प्रसिद्धि महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज राव राय, दानगुरु, राजगुरु, परमगुरु, हालगुरु, चापगुरु, जो भी है, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये सब दी गई है। ठीक है, आदि दी गई है। और उसके बाद अपने बात करेंगे तो राणा सांगा आया जो 1509 में आया। ठीक है, संग्राम सिंह और उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध था।